मैंने इसे मशवरा दिया कि बेहतर होगा वो स्टेशन के किसी आदमी से दरियाफ्त करे। इस पक्षु का सर मुड़ा हुआ था और रंग गहरा सांवला था। उम्र 40 के करीब होगी, चेहरा गोल और आंखें बड़ी गहरी गहरी थी। इसने हाथ बांधकर मेरा शुक्रिया अदा किया और चला गया। गार्ड ने सीटी दी। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ अपने डब्बे में आकर सवार हो गया। ट्रेन ने दोबारा अपनी मंजिल की तरफ सफर शुरू कर दिया। अनुराधापुर आया तो मैंने खिड़की से सर बाहर निकाल कर देखा। गैर शऊरी तौर पर मुझे बुद्ध बख्शू का ख्याल आ गया, जो यहाँ अपने दोस्त से मिलने वाला था। प्लेटफॉर्म पर दूसरे मुसाफिर तो मौजूद थे, मगर मुझे बुद्ध बख्शू कहीं नहीं दिखाई दिए। पीछे से मुझे किसी ने कांधे से पकड़कर कहा, टिकट। मैंने तेजी से पलटा खाया। एक दुबला पतला टिकट चेकर मेरे पीछे खड़ा मुझे तक रहा था। मैंने जल्दी से जेब से टिकट निकाल कर इसे दिखाया। इसने टिकट पर पेंसिल से निशान लगाया और दूसरे मुसाफिरों की तरफ बढ़ गया। टाली मीनार तक का बाकी सफर पुरसुकून रहा। ट्रेन रात के वक्त पहुंची, लेकिन ज्यादा बड़ा स्टेशन ना होने के बावजूद यहाँ काफी रौनक थी। हिंदुस्तान जाने वाले मुसाफिर बंदरगाह की तरफ रवाना हो गए थे, जो करीब ही थी। मैं भी इनके दरमियान चलने लगा। मुझे खामख्वाह बुद्ध बख्शू का बार बार ख्याल आ रहा था। हालांकि इसके बाद मैंने इसे कहीं नहीं देखा था। जेटी पर एक छोटा बहरी जहाज खड़ा था। हिंदुस्तान से लंका आने जाने के लिए भारतीय बाशिंदों को आर्जी परमिट जारी किए जाते थे। ये परमिट सिर्फ हिंदुस्तान और लंका के तामिल बाशिंदों के लिए होते थे। जेटी के गेट पर एक कस्टम ऑफिसर ये परमिट जारी करता था। मेरी बारी आई तो कस्टम ऑफिसर ने मेरी तरफ देखे बगैर मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने एक फर्जी तामिल नाम बता दिया। जब तक मुझे परमिट नहीं मिला, मेरा दिल जोर जोर से धड़कता रहा। परमिट लेकर मैं जेटी में दाखिल हो गया। जहाज़ के अर्शे में आकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ था। इस वक्त रात के 9 बजने वाले थे। कोई 1 घंटे बाद जहाज़ की सीढ़ी उठा दी गई। जेटी के लोहे की बड़ी बड़ी मेखों पर से रस्से खोलकर जहाज़ के ऊपर उछाल दिए गए। फिर जहाज़ के इंजन स्टार्ट हो गए और 3 विसल देकर जहाज़ ने जेटी से हटना शुरू कर दिया। टाली मीनार से हिंदुस्तान के साहिल की रोशनियों की लकीर दिखाई देने लगी। कुछ देर बाद जहाज़ धनुषकोडी की जेटी के साथ आकर लग गया। यहाँ भी थोड़ी बहुत चेकिंग होती थी। मैं पूरी तरह तैयार था। सभी कस्टम वाले तामिल थे। मेरे परमिट को देखकर कस्टम ऑफिसर ने मामूल के मुताबिक फाड़कर टोकरी में फेंका। मुझसे मेरा नाम और मद्रास का एड्रेस पूछकर लिखा। मैंने यूं ही एक फर्जी नाम और एड्रेस इसे बता दिया। मुझे जाने की इजाज़त मिल गई। खुदा का शुक्र अदा किया कि ये मरहला भी बखैर व खूबी गुजर गया था। धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पर मद्रास जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस तैयार खड़ी थी। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ इसमें सवार हो गया। डब्बा मुसाफिरों से भरा हुआ था, लेकिन बर्थ मिल गई थी। आधे घंटे बाद ट्रेन चली। मैंने आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि जब तक मैं दिल्ली अपने मोती नगर वाले बंगले पर न पहुंचूंगा और सुजाता से मिलूंगा तो इनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। मेरा हुलिया पहले ही काफ़ी उलझा हुआ था। इन्हें सुनाने वाली कहानी मैंने पहले ही इसे जहन में तैयार कर रखी थी। बस अब यही फिक्र थी कि किसी तरह महफूज रहते हुए दिल्ली पहुँच जाऊँ। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे कोई परवाह नहीं थी। वहाँ तो मैं वज़ीर-ए-आज़म के इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्रेटरी के अहम ओहदे पर फाइज था। धनुषकोडी के मद्रास और फिर मद्रास से दिल्ली तक का सफ़र बड़ा लंबा सफ़र, मगर अब मुझे कोई तशवीश नहीं थी। मैं इंडिया की मरकज़ी हुकूमत का एक अहम महकमे का अफसर था और डाकुओं के नरगे से फ़रार होकर वापस अपने घर जा रहा था। मद्रास से मैं दिल्ली की ट्रेन में सवार हो गया। अब मैं आज़ादी से प्लेटफॉर्म पर उतर कर चहलकदमी करता, चाय वगैरह पीता, इस तरफ सफ़र तय होता चला गया और आखिरकार मेरी मंजिल आ गई और ट्रेन सुबह के वक्त जबकि सूरज तुलू हो रहा था दिल्ली के जंक्शन में दाखिल हो गई। मैंने टैक्सी पकड़ी और सीधा अपने मोती नगर वाले बंगले पर आ गया। बंगला वीरान था। इसका छोटा गेट बंद था। मैं गेट खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मेरा गोरखा चौकीदार मुझे देखकर वहीं ठटक गया। फिर इसने मुझे पहचान लिया और दौड़कर मेरे कदमों को छुआ। भगवान ने कृपा की, भगवान ने बड़ी कृपा की। आप आ गए सर, आप आ गए सर। ओ मेरे भगवान, मैं सुजाता बीबी को फ़ोन करता हूँ, इसकी बहुत बुरी हालत है। मैंने वरामदे की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं खुद फ़ोन करता हूँ सुजाता को, तुम चाय तैयार करो। उफ, बड़ी मुश्किल से डाकुओं के चुंगल से निकल कर भागा हूँ। वो लोग मेरे अलावा कोई सामान भी चुरा कर तो नहीं ले गए थे? चौकीदार ने जल्दी से कहा, नहीं सर, सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं। मुझे बेहोश करके आपको उठा कर ले गए थे सर। मुझे क्षमा कर दें, मैं होश में नहीं था, वरना अपनी जान कुर्बान कर देता। मैंने नेपाली चौकीदार की तरफ मुस्कुरा कर देखा। मैं जानता हूँ तुम बड़े बहादुर हो, मगर वो डाकू पक्के गुंडे थे। उन्होंने मुझे भी बेहोश कर दिया था। जल्दी से चाय बना कर ले आओ। मेरे छोटे से बंगले की तीनों कमरे चौकीदार ने झाड़ पूंछ कर साफ सुथरे कर दिए थे। मैंने दीवार पर लगी अपनी माताजी की तस्वीर को एक नज़र देखा। इन पर चौकीदार ने गेंदे के ताज़ा फूलों का हार डाल रखा था। मैंने फ़ोन उठाकर सुजाता का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से इसकी माता ने फ़ोन उठाया। जब मैंने बताया कि मैं कैप्टन राम किशन मेहता बोल रहा हूँ तो खुशी के मारे सुजाता की माँ से बोला न गया। तुम किशन हो? हे भगवान, तुम किशन हो? मैं कहीं सुपना तो नहीं देख रही? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर माताजी ने सुजाता को आवाज़ देकर कहा, सुजाता इधर आओ, देखो किशन बोल रहा है, किशन वापस आ गया है। सुजाता की आवाज़ भी खुशी से कांप रही थी। मुझे वो फूरे मुसर्रत से सुजाता की सिसकियाँ भरने की आवाज़ आई। मैंने हल्का सा कहका लगाते हुए कहा, अरे पगली, ये तो खुशियाँ मनाने का वक्त है। सुजाता ने कहा कि वो अभी मेरे बंगले पर आ रही है और वो आज अपने ऑफिस नहीं जाएगी।
मैंने अपनी बड़ी हुई दाढ़ी मूंछें साफ करने के बजाय बस गर्म पानी से गुसल करके धोती कुर्ता पहन लिया, माथे पर तिलक भी लगाया, चाय पी और बॉस तिवाड़ी को फ़ोन किया। तिवाड़ी जी अभी सोकर ही उठे थे। मेरी आवाज़ सुनकर पहले तो वो भौंचका रह गए, फिर बेहद खुशी और मुसर्रत का इजहार करते हुए बोले, कैप्टन मेहता, मैं तुम्हारी वापसी पर बधाई देता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम तुम्हारी ज़िंदगी से निराश हो चुके थे। पुलिस और मेरी इंटेलिजेंस के आदमियों ने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी कि जहाँ तुम्हें तलाश न किया हो। मैंने इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, सर दफ्तर आकर सारी राम कहानी सुनाऊंगा। बस यूं समझ लें कि भगवान ने मुझे बचाना था सो बचा लिया। मैं तो कातलों के चुंगल में फंस गया था। अब आप ही सोचे कि मैं ये कमाल की रकम कहाँ से अदा कर सकता था। पीछे मेरा कौन था और किसके पास इतनी रकम थी? वो लोग तो मुझे 2-1 रोज़ में कत्ल करने वाले थे कि एक बूढ़े डाकू के दिल में रहम आ गए और इसने मुझे गार से निकाल कर जंगल में भगा दिया। दफ्तर आकर सारी बात सुना दूंगा। विश्राम बाबू को मेरा प्रणाम कहिएगा। विश्राम को तुम घर पर फ़ोन करके ये खुशखबरी सुना दो। तिवाड़ी ने मुझे इसका फ़ोन नंबर बताया, मैंने लिख लिया। ये इसके नए मकान का फ़ोन नंबर था। तिवाड़ी ने बताया कि मेरे दफ्तर के दूसरे साथी भी मेरे बारे में बड़े परेशान रहे थे और अब वो मेरी वापसी का सुनकर बड़े खुश होंगे। मैंने इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन करके बरामदे में आकर बैठा ही था कि सुजाता अपने माता पिता और भाई के साथ गाड़ी में वहाँ पहुँच गई। वो मेरे गम में वाकई दुबली हो गई थी और इसका रंग भी पीला पड़ चुका था। सब मेरे हुलिये को यानी मेरी बड़ी हुई दाढ़ी को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बारी बारी मुझे गले लगाए। ये लोग अपने साथ फूलों के हार, गंगा जल और मिठाई लाए थे। सुजाता की माता जी ने मेरे चेहरे पर गंगा जल के छींटे मारे, गले में फूलों की माला डाली और मिठाई नेपाली चौकीदार के हवाले करके कहा कि फ़ौरन सारे मोहल्ले में बांट दो। ये सब लोग मेरे इर्द गिर्द कमरे में बैठ गए और अब मैंने उन्हें गुंडों के चुंगल में फंस लिया। इनकी तरफ से दी गई अजियतों और फिर वहाँ से भाग निकलने की फर्जी कहानी सुनाई। इस कहानी की एक एक तफसील को मैंने अपने जहन के अंदर पक्का कर लिया था, क्योंकि यही कहानी मुझे सबके आगे और ख़ास तौर पर अपने बॉस इंटेलिजेंस चीफ तिवाड़ी को भी सुनानी थी, जिसे मेरे क़यास के मुताबिक पहले से कुछ शक हो गया था कि मैं किसी हमसाया मुल्क के लिए वहाँ बैठकर जासूसी करता हूँ। सुजाता मेरे साथ लगकर बैठ गई थी। इसके पिताजी ने कहा, बेटा अब ये दाढ़ी मूंछ मुंडवा डाल, तुम्हारा तो हुलिया ही बदल गया है। मैंने कहा, पिताजी मैं बड़े खूनी गुंडों में फंस गया था, बस भगवान की बड़ी दया के बचकर निकला है। सुजाता का हवाला देते हुए इसकी माता और भाई ने बताया कि इन्हें मेरा ख़त मिल गया था। माता जी बोली, पर इसके बाद तेरी तरफ से कोई खबर ना आई। हम तो गम से निढाल हो गए थे। तेरी बहन कृष्णा भी बड़ी परेशान थी। इसको तुमने बताया कि तुम आ गए हो। अब मुझे ख्याल आया कि मैंने दिल्ली वाली अपनी बहन कृष्णा को तो फ़ोन ही नहीं किया। तब मुझे बम्बई वाले चचा दुर्गा प्रसाद का भी ख्याल आया कि मैंने इसे भी इतला नहीं की थी। असल में ये मेरे सगे रिश्तेदार होते तो मुझे ख्याल भी आता। मैंने इंतहाई नदामत का इजहार करते हुए फ़ौरन कृष्णा बहन को दिल्ली इसके घर फ़ोन किया। खुशी के मारी इससे भी बोला न गया। मैं 2.25 माह बाद जैसे दोबारा ज़िंदा होकर वापस आया था। बम्बई वाले चचा को भी मैंने फ़ोन पर अपने आने की खबर दे दी थी। सुजाता के पिताजी ने कहा, डाकुओं की तरफ से सिर्फ एक बार तुम्हारी रिहाई के एवज शायद 1 लाख रुपए की रकम तलब की गई थी। बेटा हमारे पास इतनी रकम होती तो हम इसी वक्त तुम्हें रिहा करवा लेते। मैंने कहा, पिताजी आपने मेरे बारे में इतना ख्याल तो किया। वैसे इन डाकुओं को ये भी मालूम हो गया था कि मेरे किसी रिश्तेदार के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने मुझ पर ज़्यादा तशद्दुद करना शुरू कर दिया था और मुझसे किसी दौलतमंद रिश्तेदार का एड्रेस पूछते थे। मगर मैंने चचा दुर्गा प्रदास और अपने बहनों का एड्रेस उन्हें बिल्कुल नहीं दिया। इतने में कृष्णा कुमारी यानी मेरी बहन भी अपने खावन के साथ आ गई और मुझसे लिपट कर बेख्तियार रोने लगी। मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा, अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, देखो मैं भगवान की कृपा से जिंदा वापस आ गया। वो बार बार मेरी बड़ी हुई दाढ़ी को देखती और कहती, इन कठोरों ने मेरे भैया का क्या हुलिया बना दिया है, और फिर रोना शुरू कर देती। मैंने इसे भी वही फर्जी कहानी सुना दी। कोई निसफ घंटे बाद बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। इसमें मेरे बॉस इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर तिवाड़ी सवार थे। वो अपने साथ मिठाई की टोकरी और फूलों का हार लेकर आए थे। मैंने बाहर निकलकर इनका स्वागत किया। उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, कैप्टन मेहता तुमने तो रशी मनियों वाली दाढ़ी बढ़ा ली है। मैंने कहा, सर पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया था, जिसके बदले इन गुंडों से जान बचाकर भागा हूँ। 2.25 महीने मध्य प्रदेश के जंगलों की गारों में बंद रहा। हर वक्त जान के लाले पड़े रहते, शेव करने की कहाँ फुर्सत। चंदन जी ने मुझे हार पहनाया। सुजाता की माता पिता को प्रणाम किया और मेरे खैरियत से वापस आ जाने की मुबारकबाद दी। मैंने उन्हें अपनी फर्जी राम कहानी सुना दी। वो बड़े गौर से मेरी बातों को सुनते रहे। ऐनक के पीछे मुझे इनकी आंखें पहले से ज़्यादा बड़ी मालूम हो रही थी। कहने लगे, मध्य प्रदेश पुलिस को भी हमने चौकस कर दिया था, मगर ये किसी नए डाकुओं का गिरोह लगता है। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कैप्टन मेहता, उन्होंने दिल्ली आकर ख़ास तौर पर तुम्हें क्यों अगवा किया? ये बड़ी जुमाइनी बात थी। मैंने अपने हवास को काबू में रखा और जल्दी से कहा, सर ये बात मैंने इन डाकुओं से भी पूछी थी। सरदार ने दांत पीस कर जवाब दिया था कि हमने राजधानी के बड़े बड़े अफसरों को अगवा करके इनके एवज भारी रकम हासिल करने का प्रोग्राम बनाया था।
लेकिन तुम्हारे तजुर्बे ने साबित कर दिया है कि अफसरों के पास रिश्वत देने के लिए रकम नहीं होती। सर, रकम ना मिलने की वजह से अब मुझे कत्ल करने का सोच रहे थे कि इनके एक बूढ़े साथी के दिल में भगवान ने दया डाल दी और इसने मुझे मौका पाकर जंगल में भगा दिया। मेरे बॉस इंटेलिजेंस चीफ तिवाड़ी जी ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, अब तुम शेव वगैरह कर लो कैप्टन और घबराओ नहीं, हम इन डाकुओं को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम बेशक आज ऑफिस ना आना, अगर तुम आ जाओगे तो तुम्हारे साथी तुमसे मिलकर बेहद खुश होंगे। मेरे बॉस ने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चला गया। दोपहर का खाना सुजाता की माँ तैयार कर रही थी। सुजाता के पिताजी और भाई मुझसे गले मिलकर चले गए। सुजाता और मैं अपने कमरे में अकेले रह गए थे। हमारे राजो नियाज की बातें शुरू हो गई। सुजाता बेहद खुश थी। इसने मुझे सबसे पहले कहा कि शेव बनाओ और अपने असली हुलिये में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय तैयार कराती हूँ। मैंने पहले कैंची से दाढ़ी मूंछों के बाल काटे, फिर साबुन लगाकर अच्छी तरह से शेव कर डाली। शेव करने के बाद मैं अपनी असली शक्ल में आ गया। सुजाता चाय लेकर आई तो मैं डाइनिंग रूम में खाने की मेज़ पर बैठा सिगरेट पी रहा था। सुजाता मुझे देखते ही वफूरे मुसर्रत से चिल्लाई, माता जी आकर देखे, कृष्ण फिर से खूबसूरत हो गया है। सुजाता की माँ किचन से दौड़ी दौड़ी आ गई। मुझे शेव के बाद असली हुलिये में देखकर उन्होंने मेरी बलाई ली। दीवार पर टंगी कृष्ण भगवान की तस्वीर को जाकर प्रणाम किया और नौकरानी से कहा, जल्दी से बाजार जाकर नारियल ले आ, मैं भगवान कृष्ण की आरती उतारूंगी। दोपहर की फ्लाइट से मेरे बम्बई वाले चाचा दुर्गा प्रसाद भी अपनी पत्नी के हमरा आ गए। उन्होंने मुझे गले लगाकर आशीर्वाद दी, फूलों के हार डाले, मिठाई तकसीम की। उन्हें भी अपनी अगवा और फरार की फर्जी कहानी सुनानी पड़ी। खाना खाने के बाद मैं खाना पूरी करने की खातिर अपने दफ्तर में आ गया। दफ्तर के साथी बेहद खुश थे, बारी बारी सबसे गले मिले और मिठाई वगैरह खाने के बाद इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में महफिल लगी। मैंने सबको अपने अगवा और फरार की सनसनीखेज कहानी सुनाई। घंटा डेढ़ घंटा दफ्तर में गुजारने के बाद मैं वापस आ गया। सुजाता और इसकी माता जी मेरे बंगले पर ही थे। मेरी बड़ी बहन कृष्णा मुझे एक तरफ ले जाकर समझाने लगी कि अब मुझे सुजाता से ब्याह कर लेना चाहिए। मैंने इसे बताया कि अगले बरस तरक्की के बाद मैं सुजाता से ब्याह कर लूँगा। 10 बजे रात सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सिर्फ मेरे बम्बई वाले चचा दुर्गा प्रसाद अपनी पत्नी के साथ मेरे बंगले पर रह गए थे। इनकी सीट अगले रोज दोपहर की फ्लाइट में बुक थी। दूसरे रोज मैं दफ्तर पहुंच गया। मुझे अपना मिशन शुरू कर देना था और सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में जाकर अपने मजजूब एजेंट से मुलाकात करनी थी। मुझे सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से शुबा था कि उन्हें मेरे अगवा की फर्जी कहानी पर यकीन नहीं आया। इससे पहले शक की बिना मेरे पीछे 2 आदमी भी लगाए गए थे जिन्हें मैं खुफिया तौर पर ठिकाने लगा चुका था। एक बात वाज़ेह हो चुकी थी कि मिस्टर तिवाड़ी को अभी तक मुझ पर यह शक नहीं हुआ था कि मैं पाकिस्तानी हूँ और कैप्टन राम किशन मेहता का रूप धार कर वहाँ दफ्तरी फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अगर ऐसी बात होती तो वो 1 सेकंड की ताख़ीर के बगैर मुझे फ़ौरन हिरासत में लेकर मेरा मेडिकल चेकअप कराते और मैं गिरफ्तार कर लिया जाता। उन्हें सिर्फ ये शुबा था कि मैं असली राम किशन मेहता होते हुए किसी दूसरे मुल्क के लिए जासूसी कर रहा हूँ और वो मुझे हाथ डालने से पहले किसी पक्के सबूत की तलाश में थे। दफ्तर में आते ही इनके कमरे में चला गया। उन्होंने मुझसे कुछ पुरानी फाइलों के बारे में गुफ्तगू की। मेरी अदम मौजूदगी में बाज़ केसेस के बारे में उन्होंने जो कार्रवाई की थी इससे आगाह किया। मज़ीद ब्रीफिंग की और कॉफ़ी मंगवा कर इधर उधर की बातें करने लगे। इनसे कुछ ब्रीफिंग लेकर अपने कमरे में आ गए। मैं फाइलों में घिरा काम में मसरूफ़ था कि फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी जानिब से सुजाता बोल रही थी। इसका इसरार था कि मैं ऑफिस से निकलने के बाद इसके साथ संगीता में बैठकर चाय पीऊं। ऑफिस से फारिग होने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं था। वैसे भी दोपहर के बाद चचा दुर्गादास अपनी पत्नी के साथ जा चुके थे और मेरे बंगले पर सिवाय नौकरानी की और कोई नहीं था। लेकिन मैं सुजाता से दूर दूर रहने ही में बेहतरी समझता था, इसलिए अब मेरे पास एक ऐसा नाजुक और अहम तरीन मिशन था जिसका मरकज़ दिल्ली शहर ही था और मेरी ज़रा सी भूल सिर्फ मुझे फांसी के तख्ते पर न ले जाती बल्कि मेरा अहम तरीन कौमी मिशन को भी खाक में मिला सकती थी। मैंने थकन और नासाजी तबाह का बहाना बनाया। अच्छा, तो फिर मैं अपने ऑफिस से निकलकर तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगी। आज मौसम बहुत अच्छा है, हम तुम्हारे बेडरूम में बैठकर चाय पियेंगे। ओके डियर, बाय बाय। इससे पहले कि मैं कोई और बहाना बनाता सुजाता ने फ़ोन बंद कर दिया। खामोशी से दोबारा फाइलों में जुट गया। 2.25 महीनों की फाइलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। उन्हें निकालते निकालते मुझे 5 बज गए। सुजाता का फ़ोन फिर आ गया। अब वो मेरे घर से फ़ोन कर रही थी। डियर, ये तुम अब तक ऑफिस में क्या कर रहे हो? मैंने कुर्सी की पुश्ती से टेक लगाते हुए कहा, कई दिनों के बाद दफ्तर आया हूँ, फाइलों के ढेर में गुम हूँ। सुजाता ने कहा, और मैं यहाँ बैठी तुम्हारी राह देख रही हूँ प्रीतम जी। अब घर को आ भी जाइए, मैं आपके बेडरूम से फ़ोन कर रही हूँ। मेरे बेडरूम में ऐसी कोई मुश्तबह शय नहीं थी। मेरे पास सिर्फ एक ही छोटा सा रेडियो वायरलेस सेट था जिसे मैंने अपने बंगले के अकबी बाग में एक दरख्त के चबूतरे में छुपा रखा था। चूँकि लंका के एजेंट की तरफ से मुझे मकबरा हुमायूं में मजजूब एजेंट से मिलने की हिदायत मिली थी, इसलिए पाकिस्तान में अपने बॉस से वायरलेस पर बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने आने के थोड़ी देर बाद ही दरख्त के नीचे जाकर चबूतरे की ईंट उठाकर रेडियो वायरलेस सेट को देखकर अपनी तसल्ली कर ली थी।
मैंने सुजाता से कहा कि मैं आ रहा हूँ। फ़ोन बंद किया। फाइलों के ढेर को एक तरफ किया। मोती नगर तक पहुँचते पहुँचते शाम का झटपटा रात की इब्तदाई अंधेरे में बदल गया था। गाड़ी अपने बंगले के छोटे से गैराज के छप्पर के नीचे खड़ी करने के बाद मैं चाबी घुमाता अपने बेडरूम की तरफ चला गया। सुजाता बेडरूम में मेरे बिस्तर पर बैठी थी। मुझे देखते ही इसने रिसाले को एक तरफ फेंका और बाहें फैलाकर मेरी तरफ बढ़ी। मेरे सामने एक मकसद था, एक मिशन था। ये मकसद, ये मिशन मादी लज्जतों से मारवा और बुलंद तरीन था। मैंने ज़िंदगी की तमाम आसाइशों और तमाम लज्जतों को अपने ऊपर इसलिए हराम कर रखा था कि मेरे वतन पाक के रहने वाले और इनकी आने वाली नस्लें इन आसाइशों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। मैंने अपना हाल अपने वतन के मुस्तकबिल पर कुर्बान कर दिया था और मुझे इस पर फ़ख्र था कि अल्लाह ताला ने मुझे इस अजीम मिशन के लिए मुंतखब फरमाया है। सुजाता ने रात का खाना मेरे साथ ही खाया। फिर हम कुछ देर तक मीटिंग रूम में बैठे रहे। सुजाता मेरे साथ लगकर बैठी रही। किसी वक्त वो आज़ोदा सी होकर कहती, किशन, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मुझसे ब्याह नहीं करोगे। मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है, बस अगले साल तरक्की होते ही तुमसे शादी कर लूँगा। इसने अपना नाजुक सर मेरे शाने पर रख दिया। किशन, अगर तुमने मुझसे शादी न की तो एक बात याद रख, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, तुमसे भी गिला नहीं करूँगी, लेकिन तुम बहुत जल्द मुझे चिता की आग में जलता देख लोगे। वो इसी किस्म की बातें करती रही जो मेरे लिए बेमायनी और इसके लिए इंतहाई अहम थी। जब घड़ी ने 9 बजाए और हिंदी में खबरें शुरू हो गईं तो वो घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मैं खुद इसे इसके घर छोड़ाया। वापसी पर मैं इसे बिल्कुल भूल चुका था और सोच रहा था कि कल शाम मुझे मकबरा हुमायूं के अकबी दरवाजे की सीढ़ियों पर अपने मजजूब एजेंट से मुलाकात करनी होगी, जहां गदर की कितनी ही बड़ी बड़ी हाथ की बनाई हुई तस्वीरें लगी थी। गदर के ज़माने की कुछ नवादरात भी रखे थे। इस दीवाने ख़ास या दरबार हाल को भारतीय हुकूमत ने जंग आज़ादी की तारीख के हवाले से अजायब घर में तब्दील कर दिया था। इसी अजायब घर के नीचे वो खुफिया तहखाना था जिसके अंदर एक लॉकर में चांकिया प्लान का फार्मूला और भारतीय एटमी सेंटर के नक्शे की माइक्रो फिल्म महफूज थी। लेकिन यह फिल्म निकालना इतना आसान नहीं था। लाल किले में बाकायदा फौजी छावनी बनी हुई थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफराद चप्पे चप्पे पर मौजूद थे। अभी तक मुझे अपने मिशन की तकमील के सिलसिले में कोई वाज़ेह हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही थी। मुझे लाल किले के अजायब घर का भरपूर और तफसीली जायज़ा लेने के बाद ही किसी हिकमत अमली पर गौर करना था। लेकिन दिल्ली के माहौल और हालात से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ था। मुझे इस अमर में शुबा था कि इस मिशन में पोशाली मेरी कोई नुमाया मदद कर सकेगी। इसके बावजूद मैं इससे बेनियाज नहीं होना चाहता था। मुश्किल वक्त में वो जिस तरह मेरी मदद कर सकती थी, दूसरा कोई नहीं कर सकता था। अगले दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो थाना मोती नगर का SHO पहले से मौजूद था। वो मेरे बॉस मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में था। बॉस ने मुझे बुलवा कर इससे मिलवाया। SHO हिंदू था और इसका नाम लक्की राम था। इसने मुझसे मेरे अगवा की तफसील पूछी। मैंने सारा वाक़या एक बार फिर पूरी यादाश्त के साथ सुना दिया। SHO बोला, सर, आपको थाने चलकर अपना बयान दर्ज कराना होगा। ये ज़ाब्ते की कार्रवाई है। वैसे तो हम इसी रोज़ से तफ्तीश कर रहे हैं जिस दिन आपको डाकू अगवा करके ले गए थे। मेरे बॉस ने भी मुझे यही मशवरा दिया। मैं SHO के साथ मोती नगर के थाने पहुँच गया। वहाँ तहरीरी तौर पर अपना बयान लिखवाया, इस पर दस्तखत किए और वापस आ गया। थाने में एक पुलिस इंस्पेक्टर CID भी मौजूद था। चूँकि मैं भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक जिम्मेदार ऑफिसर था, इसलिए पुलिस पूछगछ करते हुए बड़ी मोहतात थी। इंस्पेक्टर CID ने सिर्फ मुझसे डाकुओं का हुलिया पूछा और जंगल का वो मुकाम जहाँ से मैं भागा था। मैंने यूं ही हुलिया और जंगल की एक गुमनाम सी जगह बता दी। 4 बजे मैं दफ्तर से निकलकर अपने मकान की तरफ रवाना हो गया। आज शाम मैंने मकबरा हुमायूं में अपने एजेंट से मिलने का फैसला कर लिया था। मैं भारतीय पहनावे यानी खद्दर के कुर्ते पजामे और गर्म नेहरू किट वास्केट पहन कर जाना चाहता था। मौसम ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने शाल ओढ़ ली। शाम 5:30 बजे मैं मकबरा हुमायूं की तरफ रवाना हो गया। मैंने सीधे मकबरे की तरफ जाने के बजाय शहर के एक पुरहुजूम इलाके में एक डिपार्टमेंटल स्टोर का रुख किया। गाड़ी मैंने स्टोर की पार्किंग लॉट में खड़ी कर दी और सोचे समझे मंसूबे के तहत अंदर घुस गया। ज़रा देर बाद इसके अकबी दरवाजे से बाहर आ गया। वहाँ से टैक्सी पकड़ी और इसे मकबरे के करीबी पार्क की तरफ चलने को कहा। यह पार्क नया तामीर हुआ था और अभी इसकी आराइश का काम हो रहा था। पार्क तक पहुँचते पहुँचते शाम गहरी हो गई। पार्क के गेट से कुछ दूर मैंने टैक्सी छोड़ दी और दरख्तों में से गुजरता हुआ हुमायूं के मकबरे में दाखिल हो गया। यहाँ मकबरे की ड्योडी में गैस की बहुत बड़ी हंडिया रोशन थी। मकबरे के चबूतरे की चारों तरफ खंभों पर ट्यूबलाइट्स रोशन थी। कुछ लोग इस वक्त भी वहाँ सैर व तफरीह कर रहे थे। चंद एक गैर मुल्की जोड़े तस्वीरें उतारने में मशगूल थे। मैं भी चहलकदमी करता हुआ मकबरे की अकबी सीढ़ियों की तरफ निकल आया। मजजूब फ़कीर मुझे फ़ौरन ही नजर आ गया, जिसके पास एक औरत बैठी इसे अपने हाथ से लड्डू पेड़े खिला रही थी। मैं करीब जाकर हाथ बांधकर नमस्कार बाबा जी कहकर बैठने ही वाला था कि मजजूब ने लाल लाल आंखों से मुझे घूरते हुए चीख कर गाली दी, भाग जा यहाँ से साले, नहीं तो ज़मीन में गाड़ दूंगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।